नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्मार्ट ग्राम पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और कपिल मोरेश्वर पाटिल मौजूद रहे। कार्यशाला का आयोजन स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने को लेकर रहा, जिसमें कृषि से जुड़े अलग अलग वर्कशॉप्स लगाए गए थे। इनमें किसानों से जुड़े तमाम लोगों को और प्रेरणाओं को रूबरू कराया गया। साथ ही ड्रोन के जरिए किस तरीके से खेतों में नैनो यूरिया का छिड़काव हो सकता है, इसके लिए भी विशेष जागरूकता फैलाई गई। स्मार्ट ग्राम पंचायत के तहत यूपी में 1100 क्लस्टर मौजूदा वक्त में बनाए जाएंगे। एक क्लस्टर में 3 से 4 ग्राम पंचायतें शामिल होंगी। इसके पहले चरण में 50 ग्राम पंचायतें शामिल की जाएंगी। आज राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में तो वही आज जामा मस्जिद को शिव मंदिर बताए जाने के मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हिंदू पक्ष की तरफ से समाचार पत्रों में भारत से संबंधित गजट कराए जाने के लिए समय मांगा गया है। तो वहीं इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने उनके स्टेटस के बारे में भी पूछा है कि वो मुकदमे में जो पैरवी कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये दलील रखी गई कि जब तक सभी पक्षकारों को सम्मन तामील नहीं हो जाते तब तक इस केस की सुनवाई नहीं की जा सकती। साथ ही पत्र की कॉपी भी उनसे मांगी गई है। अब इस मामले में आगामी तारीख निर्धारित की गई है। आज इस केस में हमने न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की एप्लीकेशन जो दी थी, जो अलाउ हो चुकी थी, उसके आधार पर कोर्ट को हमें टेंडर देना है कि आप जो है सच एंड सच न्यूज़पेपर में पब्लिश कराएंगे। वो टेंडर नहीं मिला था, तो हमने दूसरी एप्लीकेशन दी हुई थी कि हमें टेंडर कोर्ट के माध्यम से ये दिलाया जाए, जिससे कि हम उसकी मुकदमे में पब्लिकेशन की फीस जमा कर सकें। वो कोर्ट आर्डर करेगी। आर्डर करने पर हम टेंडर लेंगे और न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन की कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो लोग आए हैं, कमेटी की तरफ से उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है, अपने आप को ये कहते हुए कि हम विपक्षी संख्या एक की तरफ से और हमें प्रिंट की कापी दिलाई जाए। हमने पत्र की कापी मांगी और डॉक्यूमेंट मांगे हैं। जब वो हमें दे देंगे तो हम पूरे स्टडी करके तब डिटेल्ड ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे। जैसे आप बता रहे थे कि भी बहुत सारे लोगों को सम्मन तामील भी नहीं कराया जब इन्होंने 1/8 में तो उनके सम्मन हर पार्टी हमारे अलावा किसी पे सम्मन तामील नहीं है, ना बल्कि नोटिस दिए भी नहीं है, जारी भी नहीं करा है। तो जब तक वो लोग IPL उन पे तामील नहीं हो जाएगी तब तक कोई सुनवाई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश के मऊ में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बांदा जेल से माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी हुई। मुख्तार अंसारी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में आज तलब करने का जज का आदेश था, जिसके चलते आज मुख्तार अंसारी समेत 4 आरोपियों को कोर्ट में आरोप तय किए हैं। पेशी के बाद मुख्तार मुस्कुराते हुए पुलिस वैन में गए और कहा कि बोलने पर पाबंदी है। तो वहीं इस मामले में गवाही के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित हुई है। बोलने पर पाबंदी है। क्या पाबंदी है? क्या पाबंदी है? बोलने पर पाबंदी है। क्या पाबंदी है? क्या पाबंदी है? बोलने पर पाबंदी है। तो मुख्तार अंसारी को सुन रहे थे आप। साफ तौर पर एक सेंटेंस लेकिन बहुत बड़ा संदेश, बोलने पर पाबंदी है, यानी कि जो कहना चाहते हैं वो कहने की छूट नहीं है। कोलकाता पुलिस और ATS ने सहारनपुर से एक बांग्लादेशी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार संदिग्ध का कनेक्शन अलकायदा के संगठन AQIS से बताया जा रहा है। संदिग्ध का नाम फैजल अहमद उर्फ शाहिद मजूमदार है। वहीं बांग्लादेश के मालदा का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने हसनत नाम के एक अन्य आतंकी को कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके इनपुट से सहारनपुर से इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं बिजनौर में 2 दिवसीय दौरे पर कद्दावर मंत्री पहुंचे, जिनमें मंत्री धर्मपाल सिंह, गुलाब देवी और संजय सिंह गंगवार शामिल रहे। मंत्रियों के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और तीनों मंत्रियों ने रोडवेज बस स्टैंड पहुंचकर निरीक्षण भी किया। तो वहीं 2 नई बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इसके साथ ही जिला अस्पताल का निरीक्षण
करते हुए सुविधाओं को और बेहतर करने के जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मशहूर गायिका लता मंगेशकर के निधन के बाद अयोध्या के प्रमुख चौराहे का नाम लता मंगेशकर के नाम पर बनाए जाने की घोषणा की थी, जिसके चलते अयोध्या में सांस्कृतिक महत्व के विभिन्न स्थानों को जोड़ने वाले प्रमुख स्थलों में से एक होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि स्मृति चौक पर लता जी के जीवन और व्यक्तित्व को दर्शाने वाले महत्वपूर्ण पहलुओं को स्थान दिया जाएगा। तो वहीं इस चौक पर लगने वाली 40 फीट ऊंची और 14 टन वजनी वीणा 3 दिन के सफर के बाद नोएडा से अयोध्या पहुंच चुकी है। दिवाली के शुभ अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश इन दिनों सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेताओं एक दूसरे पर सियासी छींटाकशी कर रहे हैं। इस पूरे मसले की शुरुआत अखिलेश यादव के उस बयान के बाद हुई जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम मौर्य को 100 भाजपा विधायक तोड़कर सपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। अब बीजेपी सांसद ने अखिलेश को केंद्र सरकार में मंत्री बनाने का ऑफर दे दिया। इस पर इटावा के सपा जिला अध्यक्ष गोपाल यादव ने पार्टी के विलय पर प्रमुख अखिलेश यादव को केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के ऑफर पर पलटवार करते हुए कहा कि एक दिन सपा प्रमुख अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। 2024 के संसदीय चुनाव में कठेरिया अपना टिकट बचाएं क्योंकि बीजेपी उनका टिकट काटने जा रही है, इसलिए मध्य प्रदेश का सह प्रभारी बनाकर सांसद को अभी से ही बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ये नितांत नासमझी का परिचय है। सांसद जी को अपनी चिंता करनी चाहिए, वो समाजवादी पार्टी की और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की परवाह न करें। माननीय अखिलेश जी तो एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ही, लेकिन सांसद जी को मेरी सलाह है कि वो अपनी टिकट बचाएं, क्योंकि जैसी मुझे सूचना है भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को ये पता चला है कि वो आने वाले 2024 के चुनाव में किसी भी कीमत पर जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उनका टिकट काटा जा रहा है। यही कारण है कि इतना महत्वपूर्ण समय जब चुनाव केवल 1.5 साल बचा है तो इन्हें उत्तर प्रदेश से बाहर भेजा जा रहा है। मैं ये कहूँगा कि यदि अखिलेश जी केशव जी मौर्य जी के बारे में जो बोला है तो मैं ये जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है देश की, और अखिलेश जी अभी राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व नहीं है। वो समाजवादी पार्टी का यदि विलय कर दे भारतीय जनता पार्टी में तो निश्चित रूप से हम लोग सब कार्यकर्ता माननीय प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करेंगे कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जाए। उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से सभी जिलों के मदरसों के सर्वे के आदेश दिए गए थे। इसी क्रम में आज मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने एक टीम का गठन किया। टीम ने आज से जनपद में मदरसों के सर्वे का काम शुरू कर दिया है। जिला अल्पसंख्यक अधिकारी मैत्री रस्तोगी ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक प्रशासन के पास जनपद में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की कोई सूची नहीं थी। जनपद में आज से गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हुआ है और अभी तक ऐसे 13 मदरसों को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 12 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त चलते पाए गए। इस दौरान सर्वे के लिए गठित टीम मदरसे में आय व्यय का हिसाब, छात्र संख्या, मदरसे में पढ़ने वाले स्थानीय और बाहरी छात्रों की संख्या जैसे अन्य बिंदुओं पर सर्वे कर रही है। तो मदरसे मुजफ्फरनगर में 114 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और कल से हमने ये सर्वे शुरू किया है, जिसमें कल हमने 13 मदरसों का सर्वे किया था, जिसमें से 12 गैर मान्यता प्राप्त पाए गए और आगे आने वाले दिनों में सभी तहसील में हम ये सर्वे करेंगे। सर्वे अभी जारी है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर भाजपा उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा मेगा ब्लड डोनर अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। इस अभियान को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी ने जानकारी देते हुए कहा कि लाखों युवा रक्तदान करें, साथ में हम सेवा के तौर पर पीएम का जन्मदिन मनाएंगे। अभियान के तहत देश के हर जिले में रक्तदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है।
17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, बीच में 25 सितंबर को दीनदयाल जी की जयंती है। तो इन सभी कार्यक्रमों में, इन सभी अवसरों पर हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। 17 सितंबर को एक मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव पूरे देश में हो रही है, उसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से हैं। अभी तक जो आंकड़े आए हैं उसमें पूरे देश में लाखों नौजवान ब्लड डोनेशन उस दिन करने आ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखते हैं, तमाम नेताओं के जन्मदिवस होते हैं तो लोग चंदा करते हैं, महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है वो अपने प्रधानमंत्री के जन्मदिवस को भी सेवा के रूप में काम कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है, रक्तदान का कार्य पूरे देश में नौजवान करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी नौजवान करेंगे और इससे एक प्रेरणा देंगे पूरे समाज को कि प्रधानमंत्री का जन्मदिवस है तो किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को अगर रक्त की आवश्यकता हो तो रक्त के अभाव में उसको कोई कष्ट ना हो, उसकी जान ना जाए। एक सेवा कार्य हम लोग कर रहे हैं। इस सेवा कार्य उत्तर प्रदेश के श्रम और सेवा योजन मंत्री अनिल राजभर आज गोरखपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अटल आवासीय स्कूल खोलने की योजना बनाई है और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में नवोदय विद्यालय के तर्ज पर अटल आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे। मंत्री अनिल राजभर ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि बाल श्रम को कम करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। अभी तक चुने गए प्रतिष्ठानों से कुछ मासूम बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया है और आने वाले 5 सालों में पूरा प्रदेश बाल मजदूरी से छुटकारा पालेगा। आने वाले 5 साल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने का हम लोगों ने फैसला किया। कई ऐसे प्रतिष्ठान हम लोगों को देखने को मिलते थे। कोई भी आदमी है समाज में, अपने मकान में अपना रहने का भी काम करता है और छोटी मोटी दुकान खोलकर अपने रोजगार का भी रास्ता वो खोजता है। ऐसे प्रतिष्ठानों को हमने पंजीयन से मुक्त कर दिया है। गाजियाबाद के लोनी इलाके से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर से अधिकारियों पर बरसते गरजते नजर आए। खबर के मुताबिक विधायक को जनता दरबार में मकानों और पार्कों की जमीन पर कब्जे की सूचना मिली थी। आज लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर खुद कब्जे की गई जमीन रूपनगर और नेहरू पार्क नंदकिशोर गुर्जर खुद पहुंचे और कैमरे के सामने ही उपजिला अधिकारी पर आरोप लगाते नजर आए। उन्होंने कहा कि उपजिला अधिकारी भूमाफियाओं को शरण दे रहे हैं। ऐसा आरोप है कि कब्जा करके जो मकान बने हुए हैं ये एक पार्क की जमीन है और इस पर बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का आरोप है कि भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साठगांठ से इन पार्कों की जमीन को हथिया लिया है। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह जी अधिकारियों का और नेताओं का बैलेंस रखते थे। पूरे प्रदेश में काम चलता था, बढ़िया काम होते थे। ना भूमाफियाओं की ताकत थी, कल्याण सिंह जी सरकार थी, माननीय राजनाथ जी की सरकार थी तो भूमाफिया भाग गए थे, नकल माफिया भाग चुके थे। लेकिन अब क्या हुआ है, मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया, उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। अधिकारी, एक ही अधिकारी पूरे सिस्टम में बैठ करके विधायकों को अपमानित करेगा, ऐसा कहीं हुआ क्या? इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। 1.25 घंटे हम बैठे रहे और हमने लिखा है कि फुटेज निकलवा ली जाए। और एक विधायक जाएगा, जनप्रतिनिधि, जनता का चुना हुआ, लोकतंत्र में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा प्रोटोकॉल होता है और एक अधिकारी उससे बात भी नहीं करेगा। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात उत्तराखंड की कर लेते हैं। कांग्रेस के एनएसयूआई छात्र संगठन से जुड़े युवाओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष मोहन भंडारी का कहना है कि हम लगातार मजबूत भू कानून की मांग कर रहे हैं। हमारी मांग है कि सरकार साल 2000 के बाद से अभी तक के राज्य में खरीदी गई बड़ी कृषि भूमियों की जांच कराए, जिससे पता चल सके कि इनमें कौन सी खेती की जा रही है। जिलाधिकारी कार्यालय देहरादून में इसमें धरना दिया है। हमने राज्य सरकार से ये मांग की है कि सन 2000 के बाद उत्तराखंड बनने के बाद जितनी भी बड़ी कृषि भूमि कृषि के नाम पर बेची गई है उन सभी की जांच की जाए और उनमें वास्तव में कृषि हो रही है या उन पर कोई व्यवसायिक कार्य हो रहा है, इसकी जांच की जाए। और साथ ही रामनगर में जिस व्यवसायी ने 200 एकड़ जमीन को कृषि के नाम पर खरीदकर इसमें व्यवसायिक कार्य किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की भी हम मांग कर रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं कि ठोस भू कानून जल्द से जल्द उत्तराखंड में लाया जाए, वरना एनएसयूआई आने वाले दिनों में प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी।
हल्द्वानी में गौला खनन संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों वाहन स्वामियों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गौला नदी में खनन में लगे वाहन स्वामियों ने सरकार पर दोहरे मापदंड बनाए जाने का आरोप लगाया। गौला खनन संघर्ष समिति के पदाधिकारियों का आरोप है कि सरकार ने 2 तरह के मानक बनाए हैं। उधम सिंह नगर के बाजपुर की खनन रॉयल्टी कम है, जबकि गौला नदी की खनन रॉयल्टी बढ़ाई गई है। ऐसे में गौला नदी में लगे वाहन स्वामियों का उत्पीड़न हो रहा है। इसके अलावा वाहन स्वामियों ने सरकार के जरिए समतलीकरण के नाम पर पट्टे दिए जाने का विरोध भी किया है। उत्तराखंड में फिर एक बार नए जिले गठित करने की सूबगाहट तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तरफ इशारा भी किया है और नए जिले की मांगों को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भी खासा सक्रिय नजर आ रही हैं। उनकी भी मांग है कि राज्य में नए जिलों का गठन होना ही चाहिए और आगे उन्होंने कहा कि वर्ष 2011 में कोटद्वार को अलग जिला बनाने की घोषणा हुई थी और ऐसे में कोटद्वार से ही नए जिलों की शुरुआत होनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि मुझे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना है कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया। वो भी कह रहे हैं और मैं भी कह रही थी कि इकाइयाँ छोटी होनी चाहिए। जितनी इकाई छोटी होगी विकास करने में आसानी होगी। और पिछले 5-7 साल से मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ कि जितना जो पौड़ी जिला है बहुत बड़ा जिला है, भूभाग भी उसका बहुत बड़ा है, अफसरों को आना जाना मुश्किल होता है, हमारे लोगों को पौड़ी तक पहुँचने में दिक्कत होती है। तो बहुत अच्छा होगा अगर हम इन जिलों को छोटा करेंगे और छोटी छोटी इकाइयां बनेंगी। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले को लेकर के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बैकडोर से चहेतों को नौकरी लगवाने वाले नेताओं को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगते हुए राजनीति से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है, क्योंकि जिस दिन इन भर्तियों का पर्दा उठा उस दिन कई लोग बेनकाब हो जाएंगे और युवा आक्रोशित होंगे तो उनके गुस्से का सामना भी उन्हें करना पड़ेगा। इसकी जांच करें और निष्पक्षता से करें और विशेषाधिकारों का कानूनों की जांच ना होकर यहाँ पर को नैतिकता की जांच होनी चाहिए। और मैं चाहूँगा कि जितने बड़े नेताओं के निकट संबंधी इन नौकरियों में लगे हैं उनको जनता की आक्रोश को देखते हुए सार्वजनिक रूप से सबसे माफी मांग लेनी चाहिए समय रहते हुए और अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा करनी चाहिए। अगर उनमें जरा सा भी दम है, जरा सा भी नैतिकता बची है तो वो चाहे किसी भी पार्टी का है। क्योंकि मैं जिस तरीके से बच्चों को, युवाओं को, युवतियों को सड़कों में गुस्से में देख रहा हूं, जिस तरीके से सफेद पोश नेताओं को दुकानों में लोग घूर के देख रहे हैं, ये निश्चित ही डरावना है। जब लोकतंत्र में लोकशाही चलाने वाले लोगों को लोग शंका की दृष्टि से देखने लगे तो वहां से हम लोगों को अपने गिरबानों में अब झांकने की आवश्यकता है। उत्तरकाशी में पुलिस का नशा मुक्त देवभूमि अभियान लगातार जारी है। नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार करने वालों के प्रति पुलिस लगातार कठोर कदम उठा रही है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने अज्ञात युवक को गिरफ्तार किया। युवक के पास से भारी तादाद में अवैध चरस बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग 1 लाख बताई जा रही है। पुलिस ने युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई भी तेज कर दी है। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने का काम कर रहा है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व भी सख्त रुख इख्तियार किए हुए है। इस मामले को लेकर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व सख्त नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इस मामले पर जल्द ही कुछ मंत्रियों पर गाज भी गिर सकती है। तो वहीं आज उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी हरिद्वार पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व में दिल्ली तलब किए जाने का खंडन किया। तो वहीं उनका कहना है कि इस मामले में जांच की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिस प्रकार से चयन सेवा आयोग का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो इसके लिए उसका भंग करना मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। उसको भंग रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश का दौर जारी है। पर्वतीय इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। केदारनाथ यात्रा में बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन भी मुस्तैदी से काम कर रहा है।
वहीं मौसम विभाग के अनुसार जनपद रुद्रप्रयाग में 2 दिन का अलर्ट कर दिया गया है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन यात्रा मार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर मुस्तैद होकर आवागमन करने वाले यात्रियों के लिए व्यवस्था बना रहा है। तो वहीं आज और कल सभी स्कूलों में डीएम मयूर दीक्षित ने छुट्टी की घोषणा की है। साथ ही कहा कि आने वाले 1-2 दिनों में जनपद में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे देखते हुए सभी विभागों को सचेत रहने को कहा गया है। कि जो केदारनाथ यात्रा है इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। सितंबर के प्रथम सप्ताह से ही अधिकाधिक संख्या में यात्रियों का आवागमन स्टार्ट हो गया है। तो उसको देखते हुए पुलिस विभाग द्वारा भी अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कई सारे जो हमारे पड़ाव थे, जो चौकियां थी, वहां पर अतिरिक्त फोर्स की तैनाती कर दी गई है। इसके अतिरिक्त आगामी कुछ दिनों में तेज़ बारिश का भी अलर्ट